हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज आपके लिए जो क्लास है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कुलर मोशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यानी कि किसी टू एंड फ्रो मोशन में ऑसिलेट कर रहा है, जिसको हम लोग कांस्टेंट टाइम पीरियड और कांस्टेंट ओमेगा के हिसाब से देख रहे थे, उसको अगर सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करना हो या उसको रिलेट करना हो तो कैसे करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये हो सकता है नई चीज हो और आपने पहले नहीं देखी हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है कॉन्सेप्ट, नए तरीके का। चलिए पहले लेकिन लास्ट प्रीवियस क्लास का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें मैंने ये होमवर्क के लिए भी दिया था। इसको मैं करके बताता हूं आपको कैसे हो रहा है। यहां पे फोर्स इक्वल टू 8 - 2x लिखा है। मैंने क्या किया, आपको बोला कि इसमें से आप -2 को ऐसे बाहर कॉमन ले लीजिए और x -4 ऐसा लिख दीजिए। मतलब f इज इक्वल टू -kx जैसा दिख रहा है, बट x की जगह x इक्वल टू x -4 दिख रहा है हमको, ठीक है ना। तो हम इसको x डैश भी मान सकते हैं, नया x हो गया। इस तरह का फोर्स दिखे तो भी एसएचएम ही होता है। बस प्रॉब्लम केवल ये है कि ये फोर्स का वैल्यू 0 x इक्वल टू 0 पे नहीं है। जो हमारा पॉपुलर मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 होता था, ये x इक्वल टू 4 पे मीन पोजीशन दे रहा है। सर कैसे पता 4 पे मीन पोजीशन दे रहा है? ये देखो, अगर x की जगह हम 4 रखें तब जाके 4 - 4 कैंसिल होके फोर्स को 0 बनाएगा। तो हमने बोला इसको देख के कि फोर्स इक्वल टू 0 करने के लिए x का वैल्यू 4 होना चाहिए, यानी कि मीन पोजीशन इस सवाल में मीन पोजीशन इज एट x इक्वल टू 4। ऐसे क्वेश्चंस में पहला ही चीज ये पूछ सकते हैं कि मीन पोजीशन कहां पे है। तो अगर फोर्स ऐसा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं लग रहा, साथ में कुछ कांस्टेंट भी है, तो उसका kx वाला k को कॉमन लेके देखो कि x के किस वैल्यू के लिए फोर्स 0 हो रहा है। या इसमें भी चेक कर लो कि फोर्स को अगर 0 रख के देखे तो x का क्या वैल्यू आया, बस वही वैल्यू के लिए हमको मीन पोजीशन मिलेगी। तो सवाल देखिए क्या लिखा, कह रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मीन पोजीशन x इक्वल टू 4, पहला पार्ट हो गया। राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, जबकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में अंडर द एक्शन फ्रॉम रेस्ट, इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम x इक्वल टू 6। जहां पे पार्टिकल रेस्ट पे होता है तो वो रेस्ट एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और इसका मतलब यह समझ में आया कि x इक्वल टू 6 एक एक्सट्रीम पोजीशन है। अब आप एक नंबर लाइन बनाइए और वहां देखिए कि एक पॉइंट तो आ गया x इक्वल टू 4, ये पॉइंट मीन पोजीशन है। तो x इक्वल टू 6 एक एक्सट्रीम पोजीशन है। तो क्या इसमें एम्पलीट्यूड बता सकते हैं कितना है? आप बोलेंगे मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का 2 मीटर का डिस्टेंस है, वही एम्पलीट्यूड हो गया। अगर पार्टिकल 2 मीटर राइट में जाके रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इसके 2 मीटर लेफ्ट में भी ये रेस्ट पे ही रहा होगा, यानी कि पार्टिकल ऑसिलेट करते समय x इक्वल टू 6 से x इक्वल टू 2 मीटर के बीच, 2 पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमने x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 6 के बीच में ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल को देखना है। तो अगर यह पूछा जाता है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहां है, एक एक्सट्रीम पोजीशन तो 6 हो गई और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहां है, अगर यह सवाल पूछा होता तो वो 2 होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड 2 आ गया। अब पार्टिकल जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका इक्वेशन, जैसे मीन पोजीशन से जो पार्टिकल स्टार्ट होता है उसका इक्वेशन हम लिखते थे x इक्वल टू a sin ओमेगा t। यहां पे दो प्रॉब्लम है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 2 रखना है और पार्टिकल में x की जगह x -4 रखना है, क्योंकि फोर्स का वैल्यू x के प्रोपोर्शनल नहीं आया है, x -4 के प्रोपोर्शनल आया। यानी जहां जहां इक्वेशन में x आता था वहां पे x की जगह x -4 रख लेना है, ठीक है। जो फोर्स जिसके प्रोपोर्शनल आएगा बस वही हमारा a sin ओमेगा t में चला जाएगा। इसमें तीसरी समस्या यह है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, यानी t इक्वल टू 0 पे यहां नहीं है, यहां है। तो मैंने आपको गाड़ी चलाओ मेथड में सिखाया था कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता तो आप a sin ओमेगा t लिखते। ये मीन से थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है तो आप देख लो कितना फेज आगे है। आप कहोगे जी ये 90 डिग्री फेज आगे है, तो मैं इस इक्वेशन में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का फेज ऐड कर दूंगा और x की जगह वो लिखूंगा
जो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला टर्म है। तो इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वेशन आई x इक्वल टू, अब x की जगह पूरा ये वाला टर्म लिखना है आपको, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये पाई बाई टू आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी वैसे हम एसएचएम को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी ये वाले फेज के टर्म आपको समझ में आ जाएंगे। आपको x की जगह x माइनस 4 लिखा है, वो कहां से आया? फोर्स जिस टर्म के प्रोपोर्शनल होगा उसी टर्म को साइन या कॉस, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के इक्वेशन में लिखना है। ये दूसरी चीज आपने सीख ली। तीसरा, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। अब इसमें ओमेगा का वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं, लेकिन k का वैल्यू k का वैल्यू 2 है, क्योंकि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो x की जगह x माइनस 4 है, लेकिन k की जगह क्या है? k की जगह 2 है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 2, तो ओमेगा का वैल्यू होता है रूट के बाई एम। k की जगह लिख दिया 2 और m की जगह भी लिख दिया 2, ओमेगा का वैल्यू आ गया 1। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 1 है तो टाइम पीरियड 2 पाई आ गया। अब यहां ओमेगा का वैल्यू इधर से उठा के 1 भी रखना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगी। तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट हमने आसानी से सॉल्व कर दिए। इसको एक बार और चेक कीजिएगा, एक बार आराम से देखिएगा, थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करके एक बार चेक करिएगा मैंने क्या किया, और उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगी चीज। ठीक है, अब मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूं उसको देखना, ये पार्टिकल आपको एसएचएम करते हुए दिखाई देगा, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू अभी बदल दूंगा मैं। जब ये पार्टिकल एसएचएम करते हुए नहीं हो रहा होगा, ये किसी और मोशन में दिखाई देगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए, पार्टिकल आपको एसएचएम करते हुए दिख रहा है, ऊपर रुका, नीचे रुका, फिर मीन पोजीशन पे। देखो, असली मोशन सर्कुलर है। अगर ये इमेजिनेशन आपने पकड़ने की कोशिश की तो आपको पता चलेगा, अरे रामा, अगर मैं किसी पार्टिकल को सामने सर्कल में जाते देखूं और उसी सर्कल को साइडवेज ऐसे जाके देखूं, तो सर्कल में घूमता हुआ पार्टिकल जब मुझे साइडवेज दिखेगा तो उसका एक प्रोजेक्शन दिखेगा। प्रोजेक्शन का मतलब है उसका केवल एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन दिखेगा, और वो किसी डायमीटर के अलोंग होता हुआ अपीयर होगा। वैसे मोशन को हम एसएचएम कहेंगे। यानी पार्टिकल का अगर एक शैडो बना दे, सर शैडो वाली कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आई, उसके लिए मैं कहूंगा आपको एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन वाला क्लास मेरा करना चाहिए। आपको याद होगा एक दिन मैंने आपको अर्जुन बनाया था, और अर्जुन बना के बोला था कि अर्जुन आपको एक्स एक्सिस दिख रही है, तो अचानक आपके लाइफ से वाई एक्सिस और प्रोजेक्टाइल मोशन गायब हो गया। प्रोजेक्टाइल के चलते समय जो हॉरिजॉन्टल में शैडो बना था, बस वही शैडो चलता हुआ दिख रहा था। ऐसे ही आपको केवल एक शैडो अगर देखने को मिले तो वही शैडो का मोशन सर्कल के करस्पॉन्डिंग एसएचएम हो जाता है। एक बार और देखते हैं, हालांकि थोड़ा सा लाइटर दिख रहा है डायग्राम, लेकिन आपको साफ नजर आएगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप देखो जो सर्कल में चलता हुआ पार्टिकल है उसको ध्यान से देखो, और नीचे से मैंने मान लीजिए लाइट्स ऑन कर दिया, यहां से लाइट्स ऑन कर दिया, और ऊपर एक लाइन पर मैंने उसका शैडो ले लिया। एक बार और चेक करते, देखना, ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है और नीचे लाइट से उसका शैडो इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल एक लाइन पे चल रहा है। देखो आप, अगर यहां पे छत पे मैं देखूं एक सर्कल चलाता जाऊं और नीचे से लाइट उठा के छत पे देखूं, तो छत पे उसका शैडो आगे पीछे आगे पीछे। तो हम क्या करेंगे, सवाल प्रोजेक्टाइल का सवाल एसएचएम का दिया जाएगा, उसको सर्कल में कंप्लीट कर लेंगे। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल में क्लॉकवाइज घूमे, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कल, सर्कुलर मोशन विद ओमेगा, अब ओमेगा कांस्टेंट है क्लॉकवाइज, then its diameter parallel to x-axis has a projection as SHM। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर पे ले लूं, या उसके पैरेलल कोई लाइन बना दूं, देखो एक्स एक्सिस की लाइन बना दी, और पार्टिकल को सर्कल में घुमाया,
तो उसका प्रोजेक्शन एसएचएम हो जाएगा, या एसएचएम का प्रोजेक्शन सर्कल में आ जाएगा। अब आप समझना, मान लीजिए यहां पे जो पार्टिकल है सर्कल वाला, ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, ये ओमेगा से घूम रहा है, ये वही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है जिससे आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को मैच कराएंगे। तो एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर्कल के एंगुलर वेलोसिटी को मैच करेगा। अब आपको सवाल एसएचएम का पूछा जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व सर्कुलर मोशन करना है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सॉल्व करना बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने पूछा पार्टिकल शुरुआत में x इक्वल टू 0 पे है, तो उसका प्रोजेक्शन सर्कल पे लिया, तो ये सर्कल पे उसकी पोजीशन 1 आ गई। फिर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज सर्कल वाला चलेगा और राइट वाला चलेगा एसएचएम में। तो एसएचएम वाला पार्टिकल मान लो चलते चलते a/2 पे पहुंच गया, तो आपको पूछा मान लीजिए 0 से a/2 एसएचएम के पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लगा। गाड़ी चलाओ मेथड में हमें ऑलरेडी पता है ये 30 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन सर्कल में ये फेज डिफरेंस दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, ये जो पार्टिकल राइट में चल रहा था इसके करस्पॉन्डिंग एक शैडो बनाया, सर्कल के ऊपर आ गया, ये शैडो को सेंटर से ज्वाइन किया, और मैंने देखा कि 0 से a/2 ये है, तो यहां पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये भी a/2 दिखेगा। अब अगर ये a रेडियस का मेरे पास एक सर्कल है, a रेडियस का सर्कल बनाना है, a रेडियस का सर्कल है और ये ओमेगा टी है, तो मैंने बोला ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये a/2 इक्वल टू a/2 अपॉन a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो आप ये जो फेज देखेंगे, ये ओमेगा टी का जो फेज चेंज हुआ ये 1/2 हो गया, और 1/2 का मतलब 30 डिग्री हो गया। तो आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे तो उसमें साइन थीटा का वैल्यू वैसे ही बता देगा कितना पार्टिकल एसएचएम वाला चल रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग कितना फेज क्रिएट हो रहा है। तो आप जो चीज याद करते थे वो सर्कल के सेंटर पे बनते हुए दिखेगा। मैं फिर से बोलता हूं, अगर पार्टिकल मान लो √3a/2 पे है, तो उस √3a/2 वाले पोजीशन के करस्पॉन्डिंग मैं अगर यहां पे एक शैडो बनाऊं, ऐसे करके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और सर्कल को जहां पे कट करे वहां से सर्कल का सेंटर मिला के एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने बनाऊं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर भी वही एंगल दिखेगा जिसको हम 60 डिग्री कहते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि पार्टिकल 0 से √3a/2 गया, यानी सर्कल वाला पार्टिकल 0 से ऐसी जगह पहुंचा जहां पे उसके सेंटर पे 60 डिग्री है। तो जो फेज आप चला चला के गाड़ी को याद कर रहे थे या कैलकुलेट कर रहे थे, अगर वो कॉम्प्लेक्स सवाल है तो सर्कल में बनता हुआ एंगल देखना आसान होता है और उसको चलाना भी आसान होता है। जैसे अगर ये पार्टिकल ओमेगा से चल रहा है, तो बताइए ये पूरा यहां से यहां तक वापस आने में कितना एंगल कवर करेगा, 2π। तो अगर मैं इस सर्कल वाले का टाइम पीरियड पूछूं तो आप बोलेंगे 2π/ω, क्योंकि ओमेगा को सर्कल में देखना आसान है और इसमें फेज देखना थोड़ा मुश्किल। तो जो बच्चे गाड़ी चलाओ मेथड को नहीं समझ पाते, उनके लिए सर्कुलर मोशन के इस पाथ को समझना आसान है, वो लोग इससे इंटरप्रेट करेंगे तो उनको आ जाएगा। लेकिन आपको अगर गाड़ी चलाओ मेथड से ऑलरेडी पता है कि एक पार्टिकल किस फेज पे है और किस फेज पे पहुंच गया, क्योंकि 4-5 फेज मैंने आपको याद करा दिए, तो आप किसी भी दो पोजीशन के बीच में फेज डिफरेंस अगर बिना कैलकुलेट करे निकाल पाते हैं तो आपको सर्कुलर मोशन में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं 2-3 कॉम्प्लेक्स सवाल आपको करा के दिखाता हूं। पहले 1-2 चीजें इसमें और बताता हूं कि सर्कुलर मोशन से करने में 1-2 चीजों में बड़ा फायदा होता है, बहुत ही आसानी से दिखाई देती है। ठीक है, देखो 3-4 पॉइंट मैं आपको यहां बोल रहा हूं। पहले ये वाला पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद पहले ये वाला पॉइंट करते, फिर ये वाला करते, फिर ये ऊपर वाला पॉइंट समझते। अगर मैंने बोला कि पार्टिकल ठीक है, यहां पे एक आपको एसएचएम बनाना है, एसएचएम का मीन पोजीशन यहां पे है जो सर्कल के सेंटर के ऊपर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन एक्स एक्सिस के पैरेलल डायमीटर के सामने होगा, यहां -a, यहां पर जो होगा वो +a, यहां पे जो होगा वो +a है, हालांकि वो थोड़ा सा अंदर घुस गया है, लेकिन अभी मान लो +a है, इसके सामने जो है वो +a है। अब x इक्वल टू 0 से मान लीजिए एक पार्टिकल चल रहा है, तो पार्टिकल राइट में चलेगा तो अपर हाफ में लेना है। पार्टिकल अगर राइट में चलेगा
तो उसका शैडो अपर हाफ में लेना, अपर हाफ में कोई भी पार्टिकल। क्यों? क्योंकि सर्कल वाला पार्टिकल क्लॉकवाइज घुमाना है और सर्कल में क्लॉकवाइज चलता हुआ पार्टिकल का करस्पॉन्डिंग शैडो राइट में जाता हुआ दिखेगा। तो अगर इस एसएचएम में पार्टिकल का मोशन राइट में, वेलोसिटी राइट में है, तो अपर हाफ में लेना है। लेकिन अगर पार्टिकल यहां से गाड़ी यू टर्न लेके लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट में है नहीं, वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाले पार्टिकल का शैडो लोअर हाफ में लेना है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी। ये क्या है? अपर हाफ में उन पार्टिकल का शैडो लेना है जो पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स राइट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल बनाना होगा, तो पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स राइट इन एसएचएम, राइट इन एसएचएम। क्योंकि सवाल एसएचएम का पूछा जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग सर्कल में पोजीशन देखने होंगे, तो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल हमें सर्कल में ढूंढना है। तो अगर पार्टिकल इधर हो या इधर हो, राइट साइड में वेलोसिटी चलती हो, तो उसका शैडो अपर हाफ में भी आ सकता है और लोअर हाफ में भी आ सकता है। आपको मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो सर्कल को कट करे, तो अपर हाफ में भी कट करेगा, लोअर हाफ में भी। राइट साइड में चलता हुआ पार्टिकल का करस्पॉन्डिंग शैडो अपर हाफ ऑफ सर्कल में लेना है और लोअर हाफ में उन पार्टिकल्स को लेना है, इन लोअर हाफ पार्टिकल्स मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन सर्कल, इन एसएचएम। एसएचएम वाला पार्टिकल अगर लेफ्ट में जाता हुआ दिखेगा तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन लोअर हाफ में लेना है। अब कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं जिसमें दो पार्टिकल का सवाल है। मान लीजिए एक एसएचएम में दो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बार बार दो पैरेलल लाइंस पे एसएचएम हो रहे हैं और दो पार्टिकल, अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें दो पार्टिकल्स आपको चलते हुए दिखेंगे। लेकिन मान लीजिए दो पार्टिकल का एसएचएम है जिसमें एक साथ दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो कभी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कभी एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, यानी एक राइट में होगा, एक लेफ्ट में होगा, फिर कभी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। जब भी सवाल क्रॉसिंग वाला पूछे तो क्रॉसिंग कब होती है? देखो, एक पार्टिकल यहां से चलते चलते आगे जा रहा था, किसी एक पोजीशन पे था, और दूसरा पार्टिकल आगे से यू टर्न करके यहां पर ही आ गया और इसी पोजीशन पे अपोजिट में चल रहा होगा, तभी दो पार्टिकल क्रॉस होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पार्टिकल यहां पे और एक पार्टिकल यहां, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब दोनों पार्टिकल एक ही जगह होने चाहिए और अपोजिट में चलने चाहिए। अभी अभी मैंने क्या बोला कि अगर कोई पार्टिकल राइट में चल रहा होगा, ये जो राइट में चल रहा होगा इसका शैडो अपर हाफ में आएगा, और जो लेफ्ट में चल रहा होगा उसका शैडो लोअर हाफ में आएगा। तो जब भी दो पार्टिकल क्रॉस कर रहे होंगे तो वो दो पार्टिकल में से एक अपर हाफ में होगा और एक ठीक उसके नीचे लोअर हाफ में होगा। यानी कि अपर हाफ लोअर हाफ में एक एक्स एक्सिस के ऊपर जितना एंगल ऊपर बना रहा होगा उतना ही एक्स एक्सिस से नीचे एंगल बना रहा होगा अगर दो पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां पे एक लाइन लिखी है मैंने, इफ टू पार्टिकल्स cross each other in SHM, they are at equal phase away from x axis. एक अपर हाफ में, वन इन अपर हाफ, अदर इन लोअर हाफ। अब आप वैसे भी समझ गए कि अगर एक्स एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाना है तो ऑब्वियसली दोनों का एक ही जैसा पोजीशन, एक दो दोनों बिल्कुल सेम जगह पर होने चाहिए और पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग पोजीशन यहां पे एसएचएम में दिखेगी। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस कर रहे हैं मतलब तुरंत सर्कल बनाओ, एक पार्टिकल को ऊपर लिख दो, एक पार्टिकल को नीचे बना दो और उनके पोजीशन के करस्पॉन्डिंग एंगल निकालो। अभी हम सवाल करेंगे, आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले लॉजिक थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद इसको यूज करेंगे। इफ द पार्टिकल्स आर एट मैक्सिमम सेपरेशन, कभी कभी बोलता है कि पार्टिकल मैक्सिमम सेपरेशन पे है, तो मैक्सिमम सेपरेशन तभी होता है जब एक पार्टिकल लेफ्ट हाफ में और एक राइट हाफ में हो और दोनों बराबर डिस्टेंस पे हो, बराबर डिस्टेंस पे। जैसे कोई बोलता है दो पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, तो हमेशा बोलना 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है जब मैक्सिमम सेपरेशन में होंगे तब एक पार्टिकल 2.5 सेंटीमीटर आगे होगा मीन पोजीशन से, दूसरा 2.5 सेंटीमीटर पीछे होगा। अगर ऐसा हो कि एक पार्टिकल आगे हो और दूसरा पीछे हो तो दोनों वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बनाएंगे, वाई के साथ। क्यों? क्योंकि आगे वाला पार्टिकल का शैडो आगे वाले हाफ में आएगा, राइट हाफ में,
और पीछे वाले पार्टिकल का शैडो पीछे वाले हाफ में होगा और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो दोनों का शैडो अपर हाफ में बनाना है लेकिन वाई के दोनों साइड बराबर। ये दो जो कंडीशन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। ज्यादातर सवाल दो पार्टिकल वाले जो आते हैं वो या तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे या एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन पे कब होंगे। जो भी सवाल पूछा जाए उसमें एंगल वाई एक्सिस के साथ लेने होंगे, ये वाले वाई एक्सिस के साथ, और ये वाले एंगल को साइन थीटा में रख देना होगा, अपने आप पोजीशंस वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, तो फेज लेना है वाई एक्सिस के साथ, और फिर x इक्वल टू ए साइन थीटा में यूज करना है, बस आंसर सही आता रहेगा। अब मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, मैं करके दिखाता हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा टू पार्टिकल्स अंडरगो एसएचएम इन पैरेलल लाइंस विद द सेम टाइम पीरियड t एंड इक्वल एम्पलीट्यूड। अभी दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है लेकिन और टाइम पीरियड भी बराबर। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हाइल अदर इज एट मीन पोजीशन। मैं पहले एसएचएम बनाता हूं। मैं सवाल में लिखा एक पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे है। याद रखिए मीन पोजीशन एक होती है लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन दो होती है। तो ये पार्टिकल, पहला एक पार्टिकल तो मीन पोजीशन पे है, तो दूसरा पार्टिकल यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन एक्सट्रीम ही होती है। लेकिन सवाल में लिखा है वन पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन व्हाइल अदर एट मीन पोजीशन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर नेक्स्ट इंस्टेंट पे देखोगे, आगे देखोगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलते दिखेंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर कि अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशन पे चलते हुए पार्टिकल को राइट में बना दिया, मतलब ये आगे चल रहा है, राइट में चल रहा है, तो ये वाला एक्सट्रीम पोजीशन वाला पार्टिकल यहां से छोड़ने पर किधर जाएगा? ये तो लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि छोड़ दोगे तो अब तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। तो दे मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब ये वाला पार्टिकल लिया तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब हम ये वाला पार्टिकल नहीं लेने वाले। तो हम कौन सा लेंगे? अगर मीन पोजीशन वाला पार्टिकल राइट में चल रहा है तो ये वाला पार्टिकल लेंगे। क्यों? क्योंकि छोड़ने पर ये भी राइट में चलता हुआ दिखाई देगा और ये तो राइट में चल ही रहा है, तो दोनों राइट में ही चलते दिखेंगे, तभी दे मूव इन द सेम पोजीशन, सेम डायरेक्शन। आपको ये समझ में आया कि ये दो में से मैंने एक पार्टिकल क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसको छोड़ने पे अपोजिट डायरेक्शन चलेगा, इसको छोड़ने पे सेम डायरेक्शन चलेगा। सवाल में लिखा सेम डायरेक्शन, अगर लिखा होता अपोजिट डायरेक्शन तो इन दोनों को एक साथ लेते। चलिए, अब मेरा पहला पार्टिकल है मीन पोजीशन वाला और दूसरा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए वाला। अब इसके नीचे अगर मैं सर्कल बना दूं या इसको इसके ऊपर ही बना दूं, तो एक पार्टिकल यहां हो गया और एक पार्टिकल यहां माइनस ए पे हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2, अब दोनों के करस्पॉन्डिंग इस सर्कल में पार्टिकल्स ढूंढो। तो ये सर्कल का पार्टिकल हो गया पार्टिकल नंबर 2 और ये सर्कल का पार्टिकल हो गया पार्टिकल नंबर 1। दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों एक ही ओमेगा से सर्कल में घूमते हुए नजर आएंगे। ये भी ओमेगा से घूमेगा, ये भी ओमेगा से घूमेगा। अब मुझे बताओ, अगर दो पार्टिकल सेम ओमेगा से चले तो जैसे जैसे घूमते जाएंगे ना तो ये पास आएंगे एंगल में ना दूर जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर ओमेगा से चल रहे। तो जब ये 2 वाला पार्टिकल घूमते हुए 1 पे पहुंचेगा तो 1 वाला पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा एक्स एक्सिस पे, 2 वाला पार्टिकल y में पहुंचेगा तो y वाला x में पहुंच जाएगा। फिर ये और आगे चलेंगे तो 2 वाला पार्टिकल अगर ये 90 डिग्री तक पहुंचा तो ये यहां पहुंचा। अभी दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे। सवाल पूछा है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे? तो क्रॉस तब करते हैं जब एक अपर हाफ में होता है और एक दूसरा उतने ही एंगल लोअर हाफ में होता है। तो आपको बस ये जो 90 डिग्री का सर्कल है इसको ऐसे घुमाना है। तो मैंने इसको घुमाया तो 1 यहां आ गया और 2 यहां चला गया। क्या अभी तक क्रॉस किए? नहीं सर, अभी तो दोनों अपर हाफ लोअर हाफ में आई नहीं है, तो अपर ही हाफ में। फिर और चलाएंगे तो 1 थोड़ी देर में यहां नीचे पहुंचेगा और 2 वाला यहां ऊपर से यहां आ जाएगा। तुम कहोगे हाँ सर यहां ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं। अब मैंने पूछा इनके बीच में एंगल कितना था, आपने कहा 90 डिग्री। 2 वाला 1 वाले से 90 डिग्री पीछे है, तो 2 वाला पार्टिकल 1 वाले से अगर 90 डिग्री पीछे हो और दोनों बराबर एंगल बनाते हो तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल 45 हो गया। तो y एक्सिस से एंगल कितना हो गया? वो एंगल भी 45 हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? आपने बोला a sin 45 कर देंगे, तो हमारा पोजीशन कितना आ गया? एट x इक्वल टू a sin 45 यानी a/√2 पार्टिकल्स क्रॉस ईच अदर। देखो सवाल सॉल्व हो गया। ये एक चमत्कारी मेथड की तरह फटाफट आंसर देगा। दो पार्टिकल का सवाल इससे करना, सिंगल पार्टिकल अपनी गाड़ी चलाओ से चला दो, क्योंकि वो सिंगल है ना, वो जहां से जहां गया बस सीधा सॉल्व कर दो। यहां इससे भी कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर देता है ये भी। तो क्या ये मेरा झंडू मेथड है? नहीं नहीं, ये भी स्पेशल, इसको भी मैं प्यार करता हूं।
वो मेथड मैंने आपके लिए बनाया कि अगर कोई बोलता है यार a/2 से a/√3 a/2 पे जाने में कितना टाइम लगा, अबे उतनी देर में सर्कल बनाओगे, a/2 √3 a/2 करोगे, उतनी देर में तो 30 डिग्री का t/12 आंसर ही लिख दोगे। इसलिए वो मेथड भी प्यारा है, लेकिन वो मेथड छोटा बच्चा है, वो छोटे काम कर सकता है, वो छोटा है, छोटू प्यारू। ये वाला मेथड वेटरन खिलाड़ी है, इसको किसी भी खतरनाक केस में भी भेज दोगे, बोलते ना ये वीर है, इसको तिलक लगा और भेज दो, जाओ लड़ जाओ युद्ध में, ये लड़ जाएगा, किसी भी सवाल को सॉल्व करेगा। चलिए नेक्स्ट है, two particle execute SHM in of same amplitude 20 centimeter and same time period along the same line about same equilibrium position. If phase difference is pi/3, then find out maximum distance between these two. याद रखिए, जब भी फेज डिफरेंस अगर हमको दे दिया है या नहीं दिया है या जो भी है, आपको मैक्सिमम सेपरेशन सवाल पूछा तो वाई एक्सिस के दोनों साइड एंगल बराबर बराबर कर देना है, तो मैक्सिमम सेपरेशन आ जाएगा। मैंने तुरंत एक पार्टिकल को वाई एक्सिस के लेफ्ट में ऊपर भी बना सकते, नीचे भी बना सकते हैं, और वाई एक्सिस के दूसरे में राइट में बना दिया। उनके बीच का फेज डिफरेंस यह था pi/3, तो मैंने बोला एक हो गया, दोनों बराबर एंगल बनाएंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज है मैक्सिमम सेपरेशन। और बराबर एंगल यानी ये भी pi/6 एंगल हो गया, ये भी pi/6 एंगल हो गया, तुरंत आंसर आ गया। अब जब वाई एक्सिस के साथ एंगल आते हैं तो ये वाला साइड हो जाता है a sin थीटा, x इक्वल टू a sin pi/6 कर दिया, तो ये डिस्टेंस आ गया a/2, ये डिस्टेंस भी आ गया a/2, तो मैक्सिमम सेपरेशन आ गया a। चलो मैं फिर से बताता हूं क्या हुआ, मैं फिर से बताता हूं। इनका फेज डिफरेंस दिया है pi/3, लेकिन जब मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे तो दोनों फेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी एंगल विद वाई एक्सिस, फेज विद वाई एक्सिस दोनों का सेम होगा, सेम होगा। अब सेम होगा तो कितना होगा, अबे दोनों मिला के दो एंगल, इसको भी थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया, तो दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा अगर pi/3 के बराबर है, तो एक का एंगल 2 थीटा इक्वल टू pi/3 है, तो थीटा का वैल्यू आ गया pi/6। तो a sin थीटा में y एक्सिस के साथ का एंगल निकाल के रख दो, ये वाला एंगल नहीं निकाला, हमेशा y एक्सिस का एंगल निकाल के a sin थीटा में रख दो, पोजीशन आ जाएगी। तो a/2 प्लस a/2 आंसर आ गया a। बहुत ही जबरदस्त मेथड है, ध्यान देना। आपको दो चीजें याद करके जानी, क्या, जब भी मैक्सिमम सेपरेशन पूछे तो y एक्सिस के दोनों साइड बराबर एंगल कर दो, जब पूछे क्रॉस कहां करेंगे तो x एक्सिस के दोनों साइड बराबर एंगल लिख दो, बस आंसर लगाओ, आंसर आ जाएगा। चलिए लिखा है, two particle execute SHM with same time period but different amplitude along the line. One starts from mean position having amplitude A. तो A, दो सर्कल बनाए, सवाल लिखा है कि एक का एम्पलीट्यूड A है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 2A है। तो एक पार्टिकल है जो A एम्पलीट्यूड के सर्कल में, मतलब छोटा सर्कल बनाया, तो एक पार्टिकल A एम्पलीट्यूड के सर्कल वाला मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन ये होती है, और 2A वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है, यहां पे 2A से स्टार्ट किया। ये सेकंड पार्टिकल है और ये फर्स्ट पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल छोटे सर्कल में ही चलता रहेगा और बड़ा वाला सेकंड पार्टिकल बड़े सर्कल में चलेगा, तो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को सामने क्रॉस करेंगे। तो ये ऐसे घूम के आया और ये ऐसे घूम के आया, दोनों ओमेगा से ही घूम रहे। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दोनों एक ही जगह पे दिखने चाहिए, मतलब दोनों एक ही वाई एक्सिस की लाइन पे दिखने चाहिए, तभी जाके क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने में एक ने चला ये एंगल थीटा, दूसरे ने भी चला ये एंगल थीटा, तो इनके बीच का एंगल हमेशा ही रहेगा 90। मैं फिर से बताता हूं, एक पार्टिकल छोटे सर्कल में, मीन पोजीशन मतलब यहां बना दिया, ये मीन पोजीशन होती है, और दूसरा पार्टिकल इससे डबल सर्कल में है, तो उसको यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन में लिखा हुआ है 2A वाला एम्पलीट्यूड 2A वाला एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो 2A वाले को एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर दिया। अब इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, आप कहेंगे 90। ये वाले दोनों पार्टिकल चलेंगे तो कभी ना कभी दोनों के शैडो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, बस दोनों उसी जगह पे क्रॉस करेंगे। तो आपने कहा कि अब दोनों पार्टिकल देखो अलग अलग सर्कल में, इसलिए बराबर एंगल नहीं बनाएंगे, लेकिन इनके बीच में एंगल 90 हो गया। ये A है और ये लेंथ 2A है, लेकिन बेस दोनों ट्राइंगल का सेम है।
अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैं एक छोटा ट्राइंगल बना रहा हूं, छोटा ट्राइंगल बना रहा हूं बच्चों। ये ए रेडियस का ट्राइंगल है, यहां एंगल 90 माइनस थीटा है, और ये 2a रेडियस का ट्राइंगल है जिसका ये एंगल थीटा है, क्योंकि दोनों का बीच में एंगल 90 है। तो दोनों का बेस लेकिन सेम है, ये वाला लाइन सेम है, तो इस लाइन को कंपेयर कर रहा हूं मैं। तो मैं लिखा, ये वाले से लिखा तो इस लाइन का लेंथ आ जाएगा 2a cos थीटा, जबकि इस ट्राइंगल के हिसाब से देखा तो ये जो बेस का लेंथ है ये आ जाएगा, इस ट्राइंगल की अपर ट्राइंगल के हिसाब से देखा तो a sin थीटा। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों लेंथ सेम ही बता रहे हैं, तो 2a cos थीटा को a sin थीटा के इक्वल कर दिया, a से a काट दिया, a से a काट दिया, 2 तो रहेगा, पर cos थीटा से डिवाइड कर दो तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 2। इससे मुझे ये पता चला कि कितना एंगल चलने के बाद, y एक्सिस से कितना एंगल चलने के बाद दोनों मीट करेंगे। आंसर आया थीटा। तो लिखा फाइंड आउट द टाइम व्हेन दे बोथ विल मीट या क्रॉस ईच अदर। तो हमने कहा आफ्टर रोटेटिंग या कवरिंग एंगल थीटा दे मीट। अब क्योंकि ये थीटा एंगल का टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला हमने एक बार आपको सिखा दिया, थीटा t/2π। इससे आंसर आपका आ जाएगा। तो हमने फॉर्मूला आंसर लिखा tan इनवर्स 2 t/2π। ये टाइम ऑलरेडी हम लिख चुके थे सर, पहले तो 360 लिखते थे, अभी 2π लिख दिया। अभी एंगल रेडियन में ना, इसलिए 2π से लिखा है। अगर ये डिग्रीज में एंगल होता तो डिग्रीज में लिखते, तो 360 डिग्री लिखते, ऐसा। ठीक है। तो पार्टिकल जहां पे क्रॉस करते हैं उसमें एक पार्टिकल अपर हाफ में होता है, दूसरा ठीक उसके नीचे लोअर हाफ में होता है। अगर दोनों जगह रेडियस बराबर होते तो दोनों जगह के एंगल भी बराबर होते, लेकिन दोनों का रेडियस अलग है तो एंगल अलग कह दिया। लेकिन मैंने बोला कि अपर वाला पार्टिकल अगर थीटा एंगल घूम के गया यहां आया, तो लोअर वाला पार्टिकल भी थीटा एंगल, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों बराबर एंगल घूमेंगे। लेकिन और दोनों के बीच में इनिशियल एंगल क्या था, 90। तो 90 डिग्री के हिसाब से एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल इधर बना, ऊपर का एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, तो लोअर हाफ का एंगल थीटा हो गया। तो एक लंबा वाला ट्राइंगल बन रहा है, उसका बेस निकालो, और एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है, ऊपर में एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, उसका एंगल 90 माइनस थीटा है, और एक लंबा वाला ट्राइंगल बन रहा है नीचे वाला, उसका ये रेडियस 2a है, तो उसके बेस का वैल्यू निकाला 2a cos थीटा, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा है। तो 2a cos थीटा एक का बेस, और अपर ट्राइंगल का बेस a sin थीटा, क्योंकि उसका हाइपोटेनियस a है। दोनों क्योंकि एक ही लेंथ को बता रहे हैं, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया, 2a cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा। उसे tan थीटा का वैल्यू आ गया, tan थीटा का वैल्यू थीटा t/2π में रख दिया। टाइम आ गया, कितनी देर बाद दोनों मीट करेंगे। ये स्टेटमेंट एक बार आप पढ़ लीजिए। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट की तरफ जा रहा होता है तो उसका इक्वेशन a sin ओमेगा t है। ये हमारा रेफरेंस पार्टिकल है, मोस्ट फेमस रेफरेंस पार्टिकल। यानी कुछ नहीं दिया तो हम इसी से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल -a की तरफ जा रहा होगा, मूविंग टुवर्ड्स -a, तो इक्वेशन -a sin ओमेगा t। इन दोनों में डिफरेंस देखो, लेकिन अंतर भी यही है। अगर x = 0 t = 0 पे पार्टिकल यहां पे ऐसे चल रहा है, तो इसका इक्वेशन a sin ओमेगा t लिखना है, और इसका लिखना -a sin ओमेगा t। तो सर इसमें अंतर क्या है? अरे यार, हमारा जो रेफरेंस पार्टिकल है ये 90 डिग्री जाएगा, फिर 90 डिग्री आएगा, तो इसी पोजीशन पे वापस आने पे इसका फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा। यानी a sin ओमेगा t में पाई ऐड करेंगे तो पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता ही है, तो इसका इक्वेशन अपने आप माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे बोला प्लस एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट करें तो यहां का इक्वेशन a cos ओमेगा t बोलना, और यहां का इक्वेशन -a cos ओमेगा t बोलना। मैं आपको ये, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करता हूं। देखो, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो t = 0 कौन सा मोमेंट है? t = 0 कोई भी मोमेंट हो सकता है। सर कौन सा मोमेंट t = 0 होता है? मैं कह रहा हूं एसएचएम करते समय किसी भी मोमेंट को आप t = 0 कहते हो। कैसे? अगर आप एक स्टॉप वॉच उठाओ और स्टॉप वॉच को ऑन करो, तो जिस मोमेंट पे स्टॉप वॉच को ऑन करा और ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया,
उसी मोमेंट को t इक्वल टू 0 कहते हैं। आप जब सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट भी करते हो तो स्टॉप वॉच को ऑन करते हो नॉर्मली तब जब वो मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है। लेकिन मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और आपने स्टॉप वॉच थोड़ा पहले या बाद में स्टार्ट किया, तो पार्टिकल मान लीजिए मीन पोजीशन पे नहीं था, एक्सट्रीम पोजीशन पे था, तब स्टॉप वॉच को ऑन किया, तब t इक्वल टू 0 पे एक्सट्रीम पोजीशन वाला पार्टिकल है। लेकिन तो फिर तुम इसकी इक्वेशन a sin ओमेगा t नहीं लिख सकते, अब इसकी इक्वेशन a cos ओमेगा t लिखनी पड़ेगी। अगर ये पार्टिकल प्लस a की जगह माइनस a जाता हुआ मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा था और तुमने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो इसका इक्वेशन माइनस a cos sin ओमेगा t लिखना पड़ेगा। माइनस a से स्टार्ट हो रहा था, उस समय स्टॉप वॉच ऑन किया, तो पार्टिकल SHM हमेशा से कर रहा है, मान लो बहुत देर से कर रहा है, और तुम स्टॉप वॉच ऑन करोगे तो प्लस और माइनस a के बीच में कहीं भी हो सकता है इनिशियल इंस्टेंट पे। जब स्टॉप वॉच ऑन किया, t इक्वल टू 0 असाइन किया, उस समय ये कहीं भी हो सकता है, तो जहां भी है वहां के करस्पॉन्डिंग एक फेज होगा। अगर ये 4 फेमस पोजीशन है तो इनको याद कर लो, और बीच की कोई जगह है तो इनमें से ही कोई रेफरेंस पार्टिकल को वहां तक चला के ले जाओ। जितना एंगल तुम्हें चलाना पड़े इस रेफरेंस इक्वेशन में उतना फेज ऐड कर दो। ठीक है, जैसे मुझे पार्टिकल दिख रहा है a/2 पे और चल रहा है लेफ्ट में, और ये हो रहा है t इक्वल टू 0 पे, तो मैंने बोला इस पार्टिकल की इक्वेशन बताओ कॉस के टर्म्स में। तो तुमने बोला कि यार मेरे कॉस वाला पार्टिकल को अगर मैं चलाऊं तो ये 90 पर बैठा है और ये a/2 30 पे होता है, यानी कि ये जो फेज है ये 60 डिग्री है। मतलब तुम कहोगे मेरे पार्टिकल को अगर 60 डिग्री चलाऊं तो ये गिवन पार्टिकल जैसा बन जाएगा जिसकी इक्वेशन तुम पूछते हो, तो इसकी पूछ रहे हैं, ये 60 डिग्री चलने के बाद ऐसा हो जाएगा, तो इसके इक्वेशन में a cos ओमेगा t में 60 डिग्री ऐड कर दो। तो आपकी 4 ऑप्शंस में जो इक्वेशन है उसमें देख लो कॉस के टर्म्स में या साइन के टर्म्स में। साइन वाला है तो साइन वाले की गाड़ी चलाओ, और कॉस वाला है तो कॉस वाले की गाड़ी चलाओ, और जहां वहां तक ले जाओ जिसका इक्वेशन पूछा है, आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको काफी क्लियरली बता दिया, लेकिन इसको आप ज्यादा नहीं खींचेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग 1-2 सवाल एनर्जी के और फिर एनर्जी के रिलेशन के सवाल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एनर्जी का है नहीं, वैसे इसमें लिखा है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी माइनस एफ डॉट dx होता है, ये हमको पहले से पता था। मैं ऐसा करता हूं, सवाल में पोटेंशियल एनर्जी दिया है, देखो लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग विद वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड गिवन बाय u इज इक्वल टू इतना इतना ऑल यूनिट्स ऐसा ही इक्विलिब्रियम पोजीशन बताइए। तो अब मैं पहले फोर्स निकालूंगा तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, और फोर्स निकालने का फॉर्मूला माइनस du/dr या माइनस du/dx होता है। क्या ये आइडिया है आपको? ये भी आइडिया है। तो माइनस du/dx में आपने इसका डिफरेंशिएशन कर देना है, तो ये आ गया 2x - 4, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया तो f का वैल्यू आया -2 कॉमन x - 2। आप देखेंगे सर ये सवाल तो अभी अभी हमने किया था, पिछले सवाल में इसमें x - 4 आया था तो मीन पोजीशन आपने 4 बोल दिया था, इसमें x - 2 आया तो मीन पोजीशन हम +2 पे बोल देंगे। देखिए अब x की जगह x - 2 हमेशा लिख दिया करेंगे और आंसर आ जाएगा। अब सवाल में लिखा है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू +2 आ गया, शो दैट द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड द टाइम पीरियड। ये f इज इक्वल टू माइनस के x आ गया, हो गया। ये x की जगह x के साथ कुछ कांस्टेंट लिखना अलाउड है, ये SHM हो गया। तो SHM हो गया तो इसमें k का वैल्यू 2 है और मास का वैल्यू यूनिट मास लिखा है, तो k का वैल्यू 2, यूनिट मास का वैल्यू 1, ओमेगा का वैल्यू √k/m, आपने लिखा √2, टाइम पीरियड का वैल्यू निकाला तो 2π/ओमेगा 2π/√2 आ गया। ये आंसर सॉल्व हो गया। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 2√6। आपको पता है कि पार्टिकल अगर मीन पोजीशन x = 2 पे हो और स्पीड मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है जिसका वैल्यू a ओमेगा होता है, तो स्पीड का वैल्यू दिया है 2√6, एम्पलीट्यूड पूछा है और ओमेगा का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर दिया √2, तो √2 से डिवाइड कर देंगे, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 2√3 मीटर आ जाएगा। ये देखिए आपका जवाब आ गया। अगर इसका इक्वेशन बनाना हो तो x - 2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t + 5 कर देंगे। ये देखिए कहने का मतलब है कि आपको बस x की जगह x - 2 लिखना अगर इक्वेशन के सवाल के बारे में बात आई। बाकी मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर
वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा कर दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एनर्जी ऑफ एसएचएम। ये केवल फॉर्मूला बेस्ड, अभी जो पोर्शन है फॉर्मूला बेस्ड है। आप देखिए थोड़ा ध्यान से और इसको एनालाइज कीजिएगा। जब पार्टिकल मीन पोजीशन में जाता है तो काइनेटिक एनर्जी का रेड वाला ग्राफ ज्यादा दिखता है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन में रुकने वाला होता है तो ग्रीन वाला पोर्शन ज्यादा दिखता है। यानी आपको ऐसा लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है। ऑब्वियसली मीन पोजीशन पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम थी तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम है। दो तीन चीजें हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम डज नॉट डिसिपेट एनर्जी एंड कंटिन्यूज टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिकली। अगर कभी एसएचएम कर रहा है तो कभी भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, यानी कि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो सकता। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नॉट अलाउड, हमेशा जीरो रहेगा, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहेगा एसएचएम में। अगर फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस जैसा, काइनेटिक फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस जैसा कोई फोर्स है तो फिर एसएचएम नहीं होगा, उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और आप कहते हैं हाँ सर, डैम्प्ड ऑसिलेशन वो होता है जिसमें धीरे 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 ये धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और फिर पार्टिकल चलते चलते रुक जाएगा। वो मोशन को हम डैम्पिंग वाला बोलेंगे, लेकिन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स डू वर्क ड्यूरिंग एसएचएम। तीसरी बात है कि टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी। आपको यह फॉर्मूला पता है कि जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है तो एक जगह पर K1 प्लस U1, दूसरी जगह पर K2 प्लस U2 का सम कांस्टेंट रहेगा और टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ऑब्वियसली सारे फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात इसमें अब दो अलग अलग फॉर्मूले बना लेते हैं फटाफट और ये कहानी खत्म करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो आप जरा इसको स्क्वायर करो तो ये आ जाएगा हाफ एम और ओमेगा स्क्वायर। देखो ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर का वैल्यू यहां रख दिया, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन आपको पता ओमेगा रूट के बाय एम भी होता है, तो आप अगर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम लिखें तो के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर या एम ओमेगा स्क्वायर की जगह इस एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के भी लिख सकते हैं। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपस में कन्वर्जन फास्ट रखना, किसी सवाल में केवल के दे देंगे, किसी सवाल में एम और ओमेगा दे देंगे, के में कन्वर्ट कर लो या फिर आप एम ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में आंसर लिख सकते हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है, बिल्कुल सही। एक्सट्रीम पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है क्योंकि पार्टिकल रुक जाता है, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट पार्टिकल गोज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है मीन पोजीशन पे, सबसे कम है एक्सट्रीम पोजीशन पे। बिल्कुल ठीक है। तो इसका ग्राफ भी अगर बनाना होगा तो हमको आइडिया है कि ग्राफ अगर एक्स के साथ बनाए तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है एक्स इक्वल टू 0 पे और प्लस ए और माइनस ए पे काइनेटिक एनर्जी कम है। तो ग्राफ ऐसे बनता है, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये एक्स हुआ, यहां पे प्लस ए हुआ, यहां माइनस ए हुआ। थोड़ा लॉजिक बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। पैराबोलिक है ये। दूसरी बात देखिए पोटेंशियल एनर्जी की, थोड़ा तेज चल रहे, मामला खत्म करते हैं। आपको अगर ऐसा लगे तेज चल रहे हैं तो आप थोड़ा स्लो स्पीड करके, मतलब जो आपके पास रिकॉर्डिंग में स्लो स्पीड का ऑप्शन होता है उससे कर लो, नहीं तो एक बार फास्ट स्पीड में, मतलब नॉर्मल स्पीड अभी जो पढ़ा रहा हूं उसमें देख लो, फिर एक बार और देख लेना थोड़ा सा 1.5 पे 1.25 पे। फाइंड द मिनिमम पोटेंशियल, नहीं, लेट द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज यूएम। पोटेंशियल एनर्जी का आंसर ये कैसे आया, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, ये हमको बचपन से पता है। U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स होता है, ये भी हमें पता है, और माइनस ऑफ माइनस के एक्स लिख दिया, आगे dx लिख दिया। अगर इनिशियल x इक्वल टू 0 से ये चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी um से u तक चलेगा। तो यहां लेफ्ट साइड में लिख दिया u माइनस um और माइनस माइनस हट गया, kx dx का इंटीग्रेशन हाफ kx स्क्वायर। आप ये मत सोचना सर ये तो स्प्रिंग की एनर्जी है, ना 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 ना, ये k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट F इज इक्वल टू kx वाला है,
वो स्प्रिंग कांस्टेंट से मिलता हुआ फॉर्मूला है, इसलिए ये एनर्जी भी स्प्रिंग कांस्टेंट जैसी दिख रही है। अभी अभी हमने के को बोला, के को एम ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू यूएम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के, ये प्लस यूएम, ऐसे दोनों में यूएम डाल दो, यूएम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर या यूएम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के एम ओमेगा स्क्वायर सेम चीज है। अब ग्राफ बना लेते हैं। अभी अभी हमने क्या बोला, अगर हमने बोला यूएम को 0 मान लें, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 ऐसा मान लें, तो ये देखो नीचे से ऊपर जो जा रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी है, और फिर ऊपर से नीचे जो जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी है, और बीच में कांस्टेंट बना रहेगा वो टोटल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज से डिक्रीज, किनारे किनारे डिक्रीज है, और पोटेंशियल एनर्जी बीच में कम है, किनारे किनारे ज्यादा, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। फिर से वैसा ही सवाल है, लेकिन अब की एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो सवाल में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग इन वन डायमेंशन कंजर्वेटिव फील्ड इज गिवन बाय ऐसा। तो अगर हम इसमें फोर्स निकालना चाहें तो मैंने लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया मन में, +4, अगर मैं इसको -2 कॉमन ले लूं तो x - 2 हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा मीन पोजीशन x = 2 पे है, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 8 जूल, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताना है। ये मुझे पता चल गया कि पार्टिकल का टोटल एनर्जी 8 जूल है। अगर टोटल एनर्जी मैं पोटेंशियल एनर्जी को 8 जूल के बराबर कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसको 8 जूल लिख दिया क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी को लिख दिया x² - 4x + 3, और काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया k। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 रख दूं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू आएगा वो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 कहां होती है, एम्पलीट्यूड पे। क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज आएंगे, तो x² - 4x - 5 = 0, तो x - 5 और x - 1, x + 1 = 0। हाँ, तो हमारा आंसर आया x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -1। आप जरा चेक करो, अगर मीन पोजीशन x = 2 है और एक्सट्रीम पोजीशन x = 5 है तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू 3 हो गया, और अगर इधर की तरफ एम्पलीट्यूड 3 मीटर पीछे जाएंगे तो x = -1 दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा। तो आपको दिखेगा हाँ सर बिल्कुल सही तो है, एक पोजीशन 5 आ रही है, तभी तो 2 जगह पे आंसर आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी 0 का। तो यहां पे भी एम्पलीट्यूड 3 हो गया, -1 से 2 3 मीटर है, 2 से 5 भी 3 मीटर है, तो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड आ गया। इसमें k का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू -2 में यहां पे 2k है, और पार्टिकल का मास भी 2 kg है। तो हमने लिखा a ओमेगा = मैक्सिमम वेलोसिटी, और a की जगह हमने लिख दिया 3 मीटर, ओमेगा की जगह लिख दिया √k/m, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आंसर आ गया 3 मीटर/सेकेंड। अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स, एम्पलीट्यूड भी हो गया, मैक्सिमम स्पीड भी हो गया, 2 ही चीज पूछी है, आंसर आ गया। तो अभी मैंने जो आपको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये सब थोड़ा सा बताया, एक आध सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, और ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क है, इसको भी आप ट्राई करना। और इसके आगे एक एनर्जी टाइम के भी कुछ ग्राफ मैंने बनाए। इस एनर्जी टाइम के ग्राफ में बहुत सिंपल बात है। क्या सिंपल बात है? कि जैसे कि आप का x का फंक्शन बनाते हैं a sin ω t, और पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन होगा हाफ के x², यानी x का स्क्वायर हो जाएगा तो वो हो जाएगा sin² ω t। वेलोसिटी का फंक्शन बनाते हैं a ω cos ω t, उसका स्क्वायर करेंगे हाफ mv² में तो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आएगा cos² ω t। तो ये जो sin ω t के फंक्शन होते हैं बच्चों, ये ऐसे चलते हैं, आधे साइकिल में ऊपर, आधे में नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। लेकिन अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं तो ये ऊपर वाले पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहेंगे, ये जो नीचे वाले नेगेटिव है ये भी ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर मैं इनका स्क्वायर बना दूं तो ये ऐसे बन जाएंगे। तो आप कहेंगे कि थोड़ा गलत बना दिया, 1 मिनट है, इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ ऊपर चले जाते हैं, तो जितनी देर में ये एक बार ऊपर गया फिर एक बार ऊपर गया,
तो आप कहेंगे यार ये तो एक बार में पूरा साइकिल में एक ही बार ऊपर गया था, इसमें 2 बार ऊपर चला गया और फिर 2 बार ऊपर चला गया, इसका मतलब है ये रिपीट करने में आधा ही टाइम लग रहा है। इसका टाइम पीरियड टी है तो इसका टाइम पीरियड t/2 ही है, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड में जो हो गया दूसरे टाइम पीरियड में भी सेम हो रहा है, जबकि ये एक बार प्लस से जा रहा है, एक बार माइनस से जा रहा है, फिर प्लस से जाएगा, तो प्लस ए से प्लस ए में इसको टाइम टी लग रहा है, इसमें प्लस मैक्सिमम से प्लस मैक्सिमम में आधा ही टाइम लग रहा है। तो यहां पे जितने टाइम पीरियड में ये वेलोसिटी चेंज होती थी और पोजीशन चेंज होता था उसके आधे टाइम पीरियड में। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये 2-3 बार सवाल पूछा जा चुका है कि एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप डबल कर दो, जितने टाइम में एसएचएम होगा उससे डबल टाइम्स काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को तो नेगेटिव होना नहीं ना, 0 से मैक्सिमम, 0 से मैक्सिमम, तो राइट में गया तो भी 0 से मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम से 0, फिर लेफ्ट में आया तो फिर मैक्सिमम से 0, तो 0 दोनों बार में एक ही जैसा, मैक्सिमम से 0, मैक्सिमम से 0, मैक्सिमम से 0। तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि डबल फ्रीक्वेंसी बोलनी है और हाफ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम बोलना है। तो बोला एसएचएम का टाइम पीरियड 4 सेकंड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम का टाइम पीरियड बताओ 2 सेकंड, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड बताओ 2 सेकंड, आधा कर दो, फ्रीक्वेंसी डबल, आधा, ठीक है, किसका आधा, एसएचएम का। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गया। इस सवाल को होमवर्क है, ये करना आप, अभी जो सवाल मैंने दे दिए उनको आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपके सामने आऊंगा तब मैं आपको ये वाला सिचुएशन सिखाऊंगा कि एसएचएम में टाइम पीरियड अलग अलग एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम हो गया है। काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम किसको कहते हैं बच्चों, काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम में हम पार्टिकल के वेलोसिटी का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, एक्सेलरेशन का फंक्शन, पार्टिकल अलग अलग पोजीशन में कहां कहां पहुंचा, पार्टिकल का पोजीशन के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसमें सर्कुलर मोशन और गाड़ी चलाओ सीखा, पार्टिकल का इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये सीखा, दो पार्टिकल क्रॉस कब करेंगे ये सीखा। ये सब काइनेमैटिक्स और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन सीख लिए। अब हम सीखेंगे कोई पार्टिकल एसएचएम क्यों करेगा, यानी डायनेमिक्स ऑफ द एसएचएम। तो पहले पार्ट में काइनेटिक्स, दूसरे पार्ट में डायनेमिक्स एंड एग्जांपल्स, कि किस एग्जांपल में कौन सा पार्टिकल क्यों एसएचएम करेगा, सिंपल पेंडुलम क्यों एसएचएम करेगा, कंपाउंड पेंडुलम क्यों एसएचएम करेगा, स्प्रिंग मास सिस्टम कैसे एसएचएम करेगा, 2 ब्लॉक के साथ स्प्रिंग लगा दे तो कैसे करेगा, एक ब्लॉक के साथ 2 स्प्रिंग लगा दे तो कैसे करेगा, 2 ब्लॉक के साथ 4 स्प्रिंग लगा दे तो कैसे होगा। तो ये सब अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग केस बाय केस करेंगे, क्योंकि अब डायनेमिक्स में घुसने वाले, क्यों एसएचएम होगा वो सीखेंगे। अब पार्टिकल की इक्वेशन नहीं लगाना, वो हो गई, ठीक है, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, इक्वेशन हो गया। अब पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उस पर्टिकुलर केस में एसएचएम क्या होगा, कैसे होगा, उसमें कैसे हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे, वो एक केस बाय केस एग्जांपल्स। यानी अब सेकंड पार्ट में डायनेमिक्स एंड एग्जांपल्स और थर्ड पार्ट में सुपरपोजिशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, फोर्स, ये पूरा मिला के एक थर्ड पार्ट बनाए। 3 हिस्सों में चैप्टर पढ़ोगे, हमेशा खुश रहोगे। ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए नमस्कार। और याद रखिएगा मैं आपके साथ हूं, हम लोग बहुत मजे करने वाले हैं और चकदे फट्टे होने वाला है, इसलिए जरा भी पढ़ाई लूज मत होने दीजिए, जितनी भी ताकत लगा रहे हैं उससे डबल ताकत लगाइए, और जहां जहां भी आपको तकलीफ आएगी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।